वेलकम टू स्टोरीज बाय शेखर। और आज बात करेंगे ऐसी फिल्म की जिसने 70s के दौर में इंडियन ऑडियंस के सामने हिप्पी कल्चर को एक्सपोज किया था और बहुत बड़ा एक एंटी ड्रग मैसेज भी दिया था। और ये फिल्म थी देवानंद की हरे रामा हरे कृष्णा, जिसे डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी देवानंद ने ही किया था। और इसी फिल्म में जीनत अमान को एक तरीके से बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया था। उससे पहले जीनत अमान ने एक अमेरिकन फिल्म द इविल विद इन और हंगामा और हलचल में भी काम किया था, लेकिन वो सब ज्यादा पॉपुलर नहीं थी, फ्लॉप हो गई थी। और ऑडियंस को पहली बार जीनत का पोटेंशियल जो है वो इस फिल्म के जरिए पता चला। तो कैसे ये कास्टिंग हुई, कैसे इस फिल्म का आइडिया देवानंद को आया, क्यों इस फिल्म को देवानंद ने बनाया, सब की बात करेंगे आज के इस एपिसोड में। हुआ ये था कि 1970s की बात है। देवानंद की एक फिल्म थी प्रेम पुजारी। वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी। उसे भी देवानंद ने ही बनाया था। वो फिल्म फ्लॉप हो गई थी और उसको लेके कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा हुई थी, क्योंकि वो इंडो चाइनीज वॉर से रिलेटेड वो फिल्म थी और थीम जो था वो उसको लेकर के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी। तो देवानंद इस बात से बड़े परेशान थे और वो काठमांडू चले गए थे छुट्टी मनाने। पिछली फिल्म नहीं चली थी तो थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए काठमांडू चले गए थे। बड़ी खूबसूरत जगह है। तो वहां होटल में थे तो उन्हें एक मैसेज आया कि जर्मन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर क्रिश्चियन डॉर्मर जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो पहले तो देवानंद को याद नहीं आया कि ये कौन है। फिर उन्हें याद है, अच्छा हाँ, ये 1962 बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में जब मैं गया था तो मैं इनसे मिला था। तो अरे हाँ हाँ, मुझे इनसे मिलना चाहिए। तो उन्होंने मैसेज भेजा कि लेट्स मीट एट द बेकरी। द बेकरी एक जॉइंट है बेसिकली, वहां पे लोग खाने पीने जाते हैं। तो बोला कि वहां पे मिलते हैं आज शाम को। तो शाम को जब वहां पहुंचे, द बेकरी जो जॉइंट थी, तो वहां पे क्या था कि वहां पे बहुत सारे हिप्पीज आते थे। अब हिप्पीज जो आज के डेट के लोग, आज के जनरेशन के लोग को नहीं पता होगा, एक टाइम था जब बहुत सारे जो फॉरेन कंट्री, यूरोपियन देश के लोग ना, वो चिलम विलम पीते रहते थे, ज्यादा नशा करते थे, दुनिया से दूर बिल्कुल, और अलग मोक्ष के रास्ते में निकल गए थे। काम धाम छोड़ करके दिन भर नशा करना और वो सैफरन कपड़े पहन लेना, मैरीगोल्ड का माला लटका करके, टीका लगा के दिन भर हरे रामा हरे कृष्णा करते रहते थे। ऐसा एक सेगमेंट आपको दिखेगा। एक फिल्म थी पूरब और पश्चिम, उसमें जब मनोज कुमार जाते हैं फॉरेन, तो वहां पे बहुत सारे लोग यही दिन भर हरे राम हरे कृष्णा और सिगरेट और चिलम चिलम पीते रहते थे। उस तरह के लोग पूरब पश्चिम में भी दिखाए गए थे। तो खैर, तो देवानंद ने वहां देखा कि इस जॉइंट पे तो खाली बड़े सारे हिप्पी आए हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़ी हुई है, नहाया नहीं है, गंदे से लग रहे हैं और सिर्फ नशा वशा कर रहे हैं। तो अपने फ्रेंड से कहा कि चलो थोड़ा सा आगे बाहर निकलते हैं। तो वो बाहर गए तो वो पहाड़ी एरिया है जहाँ पे वो उनका ज्वाइंट था। आगे गए तो देखे कि बहुत सारे हिप्पी जो हैं वो एक पहाड़ के नीचे बैठ करके और नशा वशा कर रहे हैं। कोई गिटार बजा रहा है, कोई डांस कर रहा है, और लड़कियां भी जो हैं वो अजीब तरीके से कपड़े पहनी हुई हैं। मतलब बॉडी भी ठीक से कवर्ड नहीं है। लोग एक दूसरे के, लड़के जो हैं वो लड़कियों के थाइस पे सर रख करके सो रहे हैं, गांजा मार रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। तो देख के बड़ा देवानंद को अजीब सा लगा कि यार ये क्या ये लोग कर रहे हैं। तो देवानंद ने सोचा कि चलो आगे चल के मिलते हैं इनसे और बात करते हैं कि ये लोग ऐसे क्यों हैं। तो क्रिश्चियन जो थे और उनके साथ जो लोकल थे, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वहां जाइए मत, क्योंकि ये लोग जो है बड़े कभी कभी वायलेंट हो जाते हैं और इनको अपने प्राइवेट स्पेस में इंट्रूजन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब लेकिन देवानंद को लगा, अरे नहीं, मैं तो पॉपुलर आदमी हूँ, क्या ही है। तो फिर वो गए उस तरफ। तो वहां देखा कि बहुत सारे अंग्रेज हिप्पीज थे और उनमें एक ब्राउन कलर की लड़की थी, मतलब इंडियन देखने से लग रही थी। तो देखे कि यार ये इतने सारे गोरों गोरों के बीच में ये लड़की जो है इंडियन सी लग रही है, ये वहां क्या कर रही है। वो अंदर का भारतीय जग्या देवानंद का। तो गए वहां पे, देखे उसे दूर से ही देखे, और वो लड़की बड़ा सा चश्मा लगा रही थी, बार बार गांजा वाजा पी रही थी। तो इनको लगा कि मुझे इस लड़की से मिलना चाहिए। लेकिन जो इनके साथ थे क्रिश्चियन और जो होटल के जो भी स्टाफ थे, उन्होंने कहा कि प्लीज आगे मत जाइएगा, कुछ भी हो सकता है। तो फिर ये वापस होटल आ गए देवानंद, और फिर अपने होटल के स्टाफ से कहा कि यार यहाँ जो ये हिप्पीज का जो इतना बड़ा बड़ा ग्रुप है, वहां पे मैंने एक इंडियन लड़की को देखा है उन्हीं के बीच में, तो मुझे उससे मिलना है। अब काठमांडू क्या है कि वो छोटा है, वहां पे सब एक दूसरे को जानते हैं, और इस तरह के हिप्पीज तो वहां पे बहुत सारे थे, और वो रेगुलरली होटल वगैरह में आते रहते थे। तो सब लोग जानते थे कि कौन किसका नाम क्या है क्या नहीं है। तो होटल के स्टाफ ने बता दिया, हाँ हाँ, वो ब्राउन स्किन वाली जो लड़की है वो मैं जानता हूँ उसको, आपको मिलना है तो मैं उससे मिलवा दूंगा। तो बोला कि ठीक है, कल उसको वो पर्टिकुलर होटल में उसको बुलाया कि कैफे टाइप सा है, उसमें मिल, उसको बुलाओ। दूसरे दिन शाम को वो गए करीब 6:30 बजे। तो वो लड़की बैठी हुई थी किसी टेबल पे। तो स्टाफ ने बोला कि ये वहां बैठी हुई है। स्टाफ को देवानंद ने टिप दी और जाके उनसे उनके कंधे पे हाथ रखा देवानंद ने। और वो लड़की ने सीधे बोला, अरे आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। तो देवानंद ने कहा कि अरे यू नो मी।
तो बोली कि या हाउ कैन नोबडी नो देवानंद। और फिर वो बोली कि माय मदर इज अ वेरी बिग फैन ऑफ योर मूवीज। बहुत सारी बातें हुई और फिर लड़की ने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते थे। देवानंद ने कहा कि हाँ, यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की से क्यों नहीं कोई मिलना चाहेगा। तो फिर और भी डिटेल उससे पूछे कि भाई तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रही हो और इन हिप्पीज के बीच में। तो पहले तो वो थोड़ी लड़की हेजिटेंट थी, फिर उसने अपना नाम बताया कि मेरा नाम जैनिस है, घर का नाम जसबीर है, और मैं एक्चुअली अपने फैमिली से भाग करके आ गई हूँ। मेरी माँ जो है वो थोड़ी कंजर्वेटिव ख्याल की है, और मेरे मेरे और उसमें बहुत ज्यादा जनरेशन गैप है, मेरी बातें वो समझती नहीं है, तो मैं एज अ रेबल किड मैं घर से भाग गई हूँ, पैसे वैसे मैंने माँ के चुरा करके मैं यहाँ आ गई हूँ। तो देवानंद ने पूछा कि पापा कहाँ हैं तुम्हारे। तो उन्होंने कहा कि वो तो किसी पंजाब में किसी गाँव में है, वो मेरे मदर और फादर का डिवोर्स हो चुका है। और वो फिर निकाल करके सिगरेट वो पीने लगी। तो देवानंद ने कहा कि उसको ड्रिंक भी ऑफर किया, तो वो बोली कि नहीं नहीं, अभी मैं ड्रिंक्स में नहीं पीऊंगी, 7 बजे से पहले मैं ड्रिंक्स नहीं पीती। तो ये सब उसकी जो बातें जो थी, और वो कि मदर मदर से भाग गई है और मदर और फादर का डिवोर्स हो गया है, तो देवानंद को लगा कि ये जो पेरेंट्स के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो जाती है उसका जो अफेक्ट होता है वो बच्चों पे बहुत ज्यादा होता है, और इस वजह से बच्चे जो है वो गलत रास्ते पे चले जाते हैं। तो देवानंद को एक आइडिया आया कि इसको लेकर के मैं एक फिल्म बना सकता हूँ, और ये जो हिप्पी कल्चर है, जो इन इस तरह के ग्रुप में लोग जो इन्वॉल्व हो जाते हैं और बिल्कुल लेजी और बिल्कुल एम्बिशन लेस और अलग ही लाइफ जीने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत नजरिया है दुनिया के तरफ। तो देवानंद ने सोचा कि इस पे मुझे फिल्म बनाना चाहिए। तो फिर उस लड़की को बाय बाय किया, फिर वो चले गए और फिर होटल आ गए। अब इनकी छुट्टी खत्म हो रही थी, तो ये गए वहाँ के किंग महेंद्र से मिलने। नेपाल में तो आपको पता ही है मोनार्की थी, तो वहाँ पे राजा थे, तो उनसे मिलने गए क्योंकि उनसे इनके टर्म्स अच्छे थे देवानंद के। तो जो राजा महेंद्र थे उन्होंने पूछा कि कैसी कैसी रही आपकी छुट्टी, और बताइए अब मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। तो देवानंद ने कहा कि कुछ करना नहीं है, बस मुझे आपकी परमिशन चाहिए। तो बोले किस चीज़ की परमिशन? तो कहा कि मैं मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट है और मैं उस पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो पूछा कि क्या कॉन्सेप्ट है? तो उन्होंने कहा कि आपके यहाँ बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं और जो सब नशा वगैरह करते रहते हैं, तो इन लोगों से रिलेटेड मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ, इनकी लाइफ बताना चाहता हूँ। तो महेंद्र ने कहा ये हिप्पी लोगों पे आप फिल्म बनाना चाहोगे? तो बोला कि हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, ये कहानी लोगों को बतानी चाहिए, और इंडियन ऑडियंस को भी बहुत ज़्यादा पता नहीं है इसके बारे में। तो उन्होंने पूछा कि स्क्रिप्ट कहाँ है आपकी? तो देवानंद बीइंग देवानंद उन्होंने कहा कि यहाँ है स्क्रिप्ट, और बस आपकी परमिशन चाहिए। तो महेंद्र राजा साहब ने कहा कि परमिशन ग्रांटेड, आपको जब शूट करना है आप आ जाओ। अब परमिशन मिल गया। तो अब फिर देवानंद बॉम्बे पहुंचे और इन्होंने कहानी वहानी सोची उसकी पूरी। अब कास्टिंग किसे की जाए, और जो कहानी जैसा आपने फिल्म देखा ही है कि प्रशांत जो देवानंद का कैरेक्टर है वो और इनकी बहन जो है वो बचपन में बिछड़ जाते हैं, और फिर समाव क्या होता है कि प्रशांत काठमांडू जाते हैं और वहां पे अपनी बहन से मिलते हैं जो कि नशे में चूर है और वो हिप्पियों के बीच शामिल हो चुकी है। तो ये बेसिक प्रेमाइस था हरे रामा हरे कृष्णा का। अब ये नेपाल से वापस इंडिया आए और अब ये सोच रहे थे कि कास्टिंग किसे की जाए, किसे हीरोइन लिया जाए, किसे जसवीर बनाया जाए। उस वक्त प्रॉब्लम ये था कि देवानंद बीइंग अ वेरी रोमांटिक हीरो और इतने पॉपुलर थे कि जितनी भी हीरोइंस थी वो इनके ऑपोजिट काम करना चाहती थी, कोई इनकी बहन का रोल प्ले करना नहीं चाहता था। तो उसी बीच क्या हो रहा था कि एक फिल्म तेरे मेरे सपने बन रही थी, तो उसमें देवानंद और मुमताज काम कर रहे थे। तो मुमताज को पहले देवानंद ने अप्रोच किया कि ये मेरी फिल्म है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसमें काम करो। तो उन्होंने स्टोरी पूछा कि क्या है, स्टोरी बताया। तो मुमताज ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बहन का रोल नहीं करूंगी। तो अब क्या करें? तो उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन तो क्या, एक नॉन सिग्निफिकेंट रोल है, छोटा सा रोल है, मेरे ऑपोजिट अगर तुम करना चाहती हो तो वो कर लो। तो बोली हाँ, वो मैं खुशी से कर लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारी बहन नहीं बनूंगी। तो इस तरह से मुमताज जो इस फिल्म की हीरोइन बनी देवानंद के ऑपोजिट। जो मेन कैरेक्टर जसबीर का था अभी भी पता नहीं था कि किसे करवाया जाए। तो उस वक्त देवानंद बड़े टेंशन में थे कि किसको इंट्रोड्यूस करूं मैं। तो एक फिल्म द एविल विद इन करके आई थी, अमेरिकन फिल्म थी वो, और उसमें देवानंद और जीनत अमान ने काम किया था साथ में, हालांकि बहुत ज्यादा इनकी जान पहचान उस वक्त थी नहीं। तो उसी बीच क्या हुआ कि इनके एक फ्रेंड थे अमरजीत, उन्होंने अपने घर में एक पार्टी रखी थी, और वो किसी को प्रपोज करना चाहते थे उस पार्टी में। तो पार्टी रखी थी और वहां पे देवानंद को ही बुलाया गया था, और भी लोग थे। तो देवानंद वहां पहुंचे, तो वहां इनकी नजर गई जीनत अमान पे। वो उस वक्त रिसेंटली मिस एशिया पैसिफिक का क्राउन जीती थी। अब वहां पे आई, और जीनत का जो लुक था उस पार्टी में वो बड़ा ही डिफरेंट था। देवानंद बड़े देख करके उनको अट्रैक्ट हो गए
कि यार इस लड़की में कॉन्फिडेंस तो कुछ अलग लेवल का है। एविल विद इन में उन्होंने काम भी किया था, लेकिन बहुत ज्यादा जान पहचान नहीं थी ठीक से। तो फिर जब जीनत अकेले बैठी हुई थी और उनको देवानंद नोटिस कर रहे थे, तो देवानंद जो ड्रेस उन्होंने पहना था बड़ा मॉडर्न सा था और एक लंबा सा बैग लटकाया हुआ था, और फिर अकेले बैठी हुई थी और लोग पार्टी कर रहे थे अपना एक भीड़ में अकेले रहने वाली टाइप का जो एक होता है ना लुक, तो वैसा उनका था। वो अकेले बैठी हुई थी और थोड़ी दूर पे देवानंद बैठे हुए थे। फिर उन्होंने बैग में हाथ डाला और एक सिगरेट निकाला लंबा सा, मुंह में लगाया, फिर एक गोल्डन लाइटर निकाला और बड़े स्टाइल से उसको जलाया। तो उनके स्टाइल को नोटिस कर रहे थे देवानंद। तो वो देखने के बाद फिर देवानंद वहीं बैठे हुए थे बगल में, तो अचानक से फिर जीनत अमान की नजर देवानंद से टकराई। तो देखा तो जीनत ने देवानंद को भी सिगरेट ऑफर किया। अब देवानंद वैसे बहुत ज्यादा सिगरेट पीते नहीं थे, महीने 2 महीने में एक बार पी लेते थे, तो उन्होंने ले लिया सिगरेट। फिर अब देवानंद ने सिगरेट मुंह में लिया, लाइटर जलाया जीनत अमान ने। अब उनको देख रहे हैं और देवानंद के दिमाग में ये चल रहा है कि जीनत ही बोल दे कि मुझे आपके साथ फिल्म में काम करना है तो बड़ा मजा आएगा, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। तो देवानंद ने कहा कि जीनत, वुड यू लाइक टू एक्ट इन अ फिल्म विथ मी? तो जीनत ने कहा कि ओनली इफ इट्स स्पेशल वन, स्पेशल होगी तभी मैं काम करूंगी। तो बोला कि ठीक है, हाउ अबाउट अ स्क्रीन टेस्ट टुमारो? तो जीनत ने पूछा कितने बजे? बोला सुबह 8:30 बजे। ठीक है। फिर देवानंद जाने लगे। फिर जीनत भी बोली कि मुझे भी छोड़ दो। फिर वो दोनों पार्टी से चले गए और गाड़ी में बैठी तो एक गॉगल्स पहना हुआ था जीनत अमान ने। देवानंद ने कहा कि आपका जो गॉगल्स है वो तो बहुत सुंदर है। तो जीनत अमान ने गॉगल्स निकाल के देवानंद को दे दिया और बोला कि ये रख लो। तो वो बोले कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, आप पे बहुत सूट कर रहा है। तो जीनत ने कहा कि आई नो कि मुझ पे सूट कर रहा है, इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ, मेरे पास एक और है, ये आप रख लो। फिर हो गया। फिर दूसरे दिन स्क्रीन टेस्ट हुआ और देवानंद को लग गया कि इसी लड़की को मैं अपनी बहन बनाऊंगा फिल्म में, और इस तरह से जीनत अमान की कास्टिंग हो गई। लेकिन अभी उन्हें एक्टिंग की बारीकियां थोड़ी सीखनी थी, तो इनकी ट्रेनिंग कराई गई और उसके बाद फिर इन्हें काठमांडू लेके गया। वहां पे ऑलरेडी फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई और मुमताज वाले सीन्स सारे चल रहे थे, और जीनत अमान को देवानंद ने कहा कि आप अभी सिर्फ ऑब्जर्व करो कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। काठमांडू गए तो वहां पे शूटिंग चल रही थी और वहां का माहौल बिल्कुल, क्योंकि वहां पे लोगों ने उतनी शूटिंग वूटिंग देखी नहीं थी और ऊपर से इंडियन फिल्में वहां पे पॉपुलर भी थी, तो सब बड़े खुश कि देवानंद आए यहाँ पे फिल्म बनाने। सब मतलब, और जिस भी तरह का सपोर्ट चाहिए था देवानंद को, हर तरीके का सपोर्ट मिल रहा था। और शूटिंग जब हो रही थी तो एक लोकेशन था भक्तापुर, वहां पे देवानंद को कुछ सीन शूट करने थे। लेकिन क्या हुआ है कि वो जो भक्तापुर जो एरिया था वो कम्युनिस्ट डोमिनेटेड रीजन था, और वहां के लोगों में एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा थे। तो इनके यूनिट के लोग और वहाँ के लोकल लोगों ने इन्हें मना किया कि नहीं नहीं आप उधर जाके शूट मत कीजिए, बहुत प्रॉब्लम हो सकता है आप पे अटैक वटैक कर दे। लेकिन जो लोकेशन देवानंद को पसंद आया था वो वहीं का पसंद आया था। तो देवानंद ने कहा कि नहीं मैं जाऊंगा, कुछ नहीं होगा। फिर वो गए वहां पे। लेकिन सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि डिस्पाइट बीइंग अ कम्युनिस्ट डोमिनेटेड रीजन, वहां के लोगों ने भी देवानंद को काफी सपोर्ट किया, चाहे वो लेबर के फॉर्म में हो या फिर फूड वगैरह प्रोवाइड कराना हो, सब चीज प्रोवाइड किया वहां पे और बड़े प्यार से शूटिंग हो गई। प्रॉब्लम एक जगह हुई जब पशुपतिनाथ टेम्पल में शूटिंग करनी थी, और उसमें क्या है कि पशुपतिनाथ मंदिर में, अभी का तो पता नहीं लेकिन एक टाइम वहां था तो वहां पे मुस्लिम्स को अलाउ नहीं करते थे। और वहां पे पशुपतिनाथ मंदिर में एक सीन है जिसमें मुमताज को एंटर करना था टेम्पल। वो जो गाना है कांची रे, तो उसके कुछ शॉट जो है वो उस मंदिर के आसपास के हैं। तो वहां पे मुस्लिम्स तो अलाउड नहीं थे, लेकिन देवानंद के कहने पे वहां के जो चीफ प्रीस्ट जो थे उन्होंने अलाउ किया मुमताज को आने के लिए। फिर मुमताज वहां पे गई, पूजा वूजा भी परफॉर्म हुआ और बड़े अच्छे से प्यार से मुमताज को वहां पे ट्रीट किया गया। और ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये देवानंद ने अपनी ही बुक में लिखी है, रोमांसिंग विथ लाइफ में। तो पूरी शूटिंग हुई और शूटिंग के बीच में एक दिन क्या हुआ कि एक बड़े यंग हैंडसम डायनामिक से लड़के देवानंद को दिखे। थोड़े डिफरेंट लग रहे थे, उनका रॉयल लुक आ रहा था। तो देवानंद ने पूछा कि ये कौन है? तो पता चला कि ये प्रिंस ज्ञानेंद्र है, महेंद्र के बेटे, जो अभी फॉर्मर राजा थे यहाँ पे नेपाल के। तो वो वहां पे खड़े थे, तो उनसे देवानंद मिलने गए और उनको बोला कि आइए हमारी यूनिट के साथ आप भी शूटिंग देखिए। तो ज्ञानेंद्र ने मना कर दिया कि नहीं नहीं आप लोग अपना काम कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, मैं बस देख रहा था, और आप लोग को किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बता सकते हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं ठीक है, अभी कोई चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन देवानंद को पता नहीं था कि बहुत जल्दी उन्हें ज्ञानेंद्र साहब की मदद लग जाएगी। हुआ है कि जब ज्ञानेंद्र साहब चले गए तो फिर शूटिंग खत्म हुई और उसके बाद एक शॉट था जो कि किसी हिल टॉप पे लेना था। वो 800 फीट अबव द सी लेवल था, वो एवरेस्ट के आसपास। वहां पे कोई सीन इनको शूट करना था और वहां पे पूरी यूनिट शूट करने के बाद जब वापस लौटी तो फिल्म की स्क्रिप्ट हिल पे ही छूट गई थी।
अब वापस होटल आकर के देवानंद पूरा खोज रहे हैं स्क्रिप्ट कहाँ है, स्क्रिप्ट कहाँ है। फिर किसी ने बताया कि शायद मेरे को लगता है कि जब आप हेलीकॉप्टर पे चढ़ रहे थे वहां से वो जो हिल टॉप था, मुझे लगता है वहीं पे छूट गई है। तो देवानंद को भी याद आया, हाँ हाँ मैंने वहां पे पहाड़ पे ही छोड़ दिया है स्क्रिप्ट। अब उस पहाड़ पे जाएगा, जाया कैसे जाए, और स्क्रिप्ट दोबारा से लिखना बड़ा मुश्किल चैलेंजिंग टास्क है। और सबने बोला कि नहीं सर वहां पे अब स्क्रिप्ट मिलेगी भी नहीं, क्योंकि अब शाम के वक्त तो वहां पे हवा बहुत तेज हो जाती है, वो स्क्रिप्ट उड़ गई होगी। अब लेकिन देवानंद बीइंग देवानंद हुआ कि नहीं यार, कोशिश करके एक बार जाना तो चाहिए देखने के लिए कि अगर मिल जाए, क्योंकि बहुत मेहनत से वो लिखा हुआ था। लेकिन वहां जाए कैसे जाए। अब इनके पास एक यूनिसेफ का हेलीकॉप्टर था जो कि राजा महेंद्र ने प्रोवाइड कराया था। तो हेलीकॉप्टर वाले को कॉल किया गया तो पता चला कि हेलीकॉप्टर तो, लेकिन उसका पायलट नहीं है, वो छुट्टी पे चला गया। फिर इन्होंने ज्ञानेंद्र साहब को कॉल किया, प्रिंस ज्ञानेंद्र को, और उनसे मदद मांगी। तो उन्होंने अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर इनके लिए भेजा। फिर ये गए और हिल टॉप पे, और वो स्क्रिप्ट वहीं पे रखी हुई थी, फिर उसको लेकर के आया। फिर पूरी शूटिंग वूटिंग हुई। शूटिंग में बहुत सबको मजा आया। फिर जीनत अमान का जब जितने भी सीन्स जीनत अमान के थे, और उसमें जो एक्स्ट्राज में आपको जो इतने हिप्पीज दिख रहे हैं, वो सारे सीन के लिए जो हिप्पीज अरेंज करने थे, उसके लिए पूरे प्रोडक्शन हाउस को घूम घूम करके हिप्पीज को कन्विंस करना पड़ा कि आपको हमारे साथ फिल्म में काम करना है। पहले वो मान नहीं रहे थे। फिर उनको पैसे ऑफर किए कि आप लोगों को इतने पैसे मिलेंगे। पैसे मिलेंगे तो वो चूंकि पैसे से नशा कर सकते हैं, चिलम मार सकते हैं, खरीद सकते हैं, तो सिर्फ वो नशा करने के लिए पैसे उन्हें मिल रहे थे। इस वजह से वो लोग आकर के इस फिल्म में काम करने को तैयार हो गए। फिर लेकिन जब पूरी शूटिंग खत्म हुई और कंप्लीट हुई, तो जब इनकी टीम जब वापस लौट रही थी, देवानंद की वापस इंडिया जब आ रही थी, तो वो जितने भी हिप्पीज वहां पे थे वो बड़े इमोशनल हो गए थे, और इनसे बड़े गले वले मिले। और देवानंद को भी बड़ा वो एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। और जीनत अमान तो वहां पे हिप्पियों के बीच बिल्कुल ही रम गई थी। तो उनका जो परफॉर्मेंस भी जो निकल के आता है फिल्म में, अगर आपने देखा है कि क्या शानदार डेब्यू था। फिल्म के लिए उन्हें अवार्ड भी मिला था बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का, और बहुत अच्छा काम किया था। सबके साथ बड़े अच्छे से मिंगल हो गई थी, और उनके मैनरिज्म को, सिगरेट विगरेट पीना, सब कुछ जो था वो बहुत अच्छे से जीनत अमान ने निभाया भी था इस फिल्म में। और फिल्म, हालांकि हीरोइन तो मुमताज थी, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था फिल्म का जसबीर का, वो जीनत अमान का ही था। इसलिए सारी पॉपुलैरिटी जो है वो जीनत अमान इस फिल्म को लेकर के चली गई थी। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में मुमताज ने जीनत अमान को बोल दिया था कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस नहीं थी। लेकिन वो रीजन यही हो सकता है क्योंकि मुमताज को ओवर शैडो कर दिया था इस फिल्म में, तो इस वजह से शायद मुमताज जीनत अमान को पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन खैर फिल्म शूट हुई, और इस फिल्म में म्यूजिक भी अगर आप देखो तो बहुत ही कमाल का था। आर डी बर्मन के म्यूजिक ने मतलब एक तरह का रेज था वो, खास करके दम मारो दम जो गाना है। तो म्यूजिक भी पॉपुलर हुआ। फिल्म जब रिलीज हुई तो हिट भी काफी बड़ी हो गई। लेकिन जब ये पूरी यूनिट जब शूटिंग करके वापस इंडिया आई थी, तो और किंग महेंद्र से मिल करके वापस जब आए, क्योंकि जब शूटिंग खत्म हुई तो राजा साहब ने बुलाया था देवानंद को कि मिलने के लिए कि कैसे रही आपकी शूटिंग, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। तो जाने से पहले देवानंद ने कहा कि जब मैं फिल्म का प्रीमियर करूंगा तो आप उस प्रीमियर के चीफ गेस्ट होंगे। तो महेंद्र साहब ने कहा कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा। फिर जब इंडिया आए, और एडिटिंग कंप्लीट हो गई फिल्म की, और जब रिलीज होने वाली थी, उसका जब प्रीमियर रखने वही वाले थे, तभी एक दिन न्यूज़पेपर में खबर आई कि जो किंग महेंद्र है उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उनकी डेथ हो गई। तो ये देख करके देवानंद को बहुत बड़ा शॉक लगा। लेकिन फिर भी खैर फिल्म रिलीज हुई, और फिल्म रिलीज हुई तो बहुत अच्छी हिट भी चली। और नवकेतन फिल्म की आखिरी पॉपुलर और बड़ी हिट में से हरे रामा हरे कृष्णा है। मैंने रिसेंटली ये फिल्म देखी थी और मुझे ठीक ठाक लगी थी। और उसका गाना भी अगर आप देखो तो दम मारो दम तो थे, गाने बड़े अच्छे थे। कांची रे कांची मुझे बहुत पसंद है। देखो दीवाना तो भी ये काम ना करो, वो तो बहुत मीनिंगफुल गाना है ही, क्योंकि वाकई में सब लोग राम और कृष्ण के नाम पे सिर्फ नशा करते रहते थे और सबको लगता था कि मोक्ष हमें मिल गया है। तो ये पूरी चीजें थी वहां पे। और ये हिप्पी कल्चर जो था उसको एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया था देवानंद ने लोगों के सामने। बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि ये होता है क्या, कि क्यों ये लोग इस तरीके से रहते हैं कि दुनिया से दूर, और ना रिश्तों में कोई बिलीव है, ना काम करने में कोई इच्छा है, और बस 24 घंटे नशे में चूर रहते हैं लोग। तो क्यों इस तरीके से हो गए हैं, इसके पीछे रीजन क्या है, वो सब थोड़ा समझाने की कोशिश की थी। और एक मैसेज भी था, एंटी ड्रग मैसेज देने की कोशिश की थी देवानंद ने। देवानंद की ये खास बात थी कि ठीक है फिल्म क्वालिटी में बहुत ज्यादा वो बहुत हाई क्वालिटी की मूवी नहीं बनाते थे, लेकिन सब्जेक्ट बहुत अच्छा रखते थे, चूज करते थे। और जब भी वो सोशली रेलेवेंट सब्जेक्ट को देवानंद पिक करते थे, तो ये एक उनमें बड़ी खास बात थी। ठीक है वो उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा नहीं होता था, और स्क्रिप्ट वाइज रिटर्न बहुत, उसकी जो फिल्म की जो कहानी थी वो लिखी बहुत अच्छी नहीं जाती थी।
लेकिन आप ये देखो कि सोशली रेलेवेंट सब्जेक्ट वो पिक करते थे, और इस फिल्म को भी जो बनाया है, जो एक मैसेज देना चाह रहा था, एंटी ड्रग मैसेज जो देना चाह रहे थे देवानंद, वो बहुत इंपॉर्टेंट था उस वक्त। क्योंकि जिस तरीके से ये हिप्पी कल्चर जो स्प्रेड होते जा रहा था दुनिया भर में, उसको कहीं ना कहीं स्टॉप करने की जरूरत थी, और इस फिल्म ने कहीं ना कहीं एक भूमिका भी निभाई होगी। तो ये थी कहानी पूरी हरे रामा हरे कृष्णा बनने की। काठमांडू को काफी पॉपुलर किया था इस फिल्म ने। अगर आपने नहीं देखी है तो देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है, और देख के बताइएगा कि फिल्म आपको कैसी लगी। अब आते हैं क्विज पे। और पिछले वीडियो में जो मैंने एक फोटो दिखाया था और पूछा था कि ये किस फिल्म का ये सीन है, तो वो सीन एक्चुअली वो जो घर दिखाया है वो डीडीएलजे में अमरीश पुरी का घर है, प्रभु कुटी। और बड़े कम लोगों ने जवाब दिया। मुझे लगा था कि बड़ा आसान सा सवाल है और सब लोग जवाब देंगे, लेकिन बहुत कम सही जवाब मिला है मुझे। बट एनीवे, अब आते हैं आज के सवाल पे। और आज फिर एक डायलॉग बताता हूँ, और ये भी थोड़ा टफ है, देखता हूँ कि कितने लोग बता पाते हैं। बहुत छोटा सा डायलॉग है। रुपए मैंने अलमारी में रखे हैं और खाली बैग टेबल पे रखा है। अब आप बताइए किस फिल्म का डायलॉग है। देखते मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।